हाँ, हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, ये अप्रैल 2024 के सेशन का जो अभी 2 दिन पहले फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आया था, उसका हम कुछ आपको सोल्यूशन बता रहे थे। और ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अप्रैल का सेशन चल रहा है जेईई मेंस का। इस अगर जिस तरह क्वेश्चन आए, ये सभी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है। एक याद रखिए कैसे है, मेमोरी बेस्ड है। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी गलत हो सकती है, वेरी कर सकती है, कि कोई जरूरी नहीं कि जो बच्चों ने हमको बताया है उनको एकदम एग्जैक्ट याद रहे, तो डिफर कर सकती है। लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जिस तरह क्वेश्चन, उसमें तो गलती होने की संभावना मिनिमम। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट wavelength lambda 1 is 450 nanometer and lambda 2 is 650 nanometer. कहता find the least value of m of lambda 2 for which the bright fringes of both of them coincide. ये आप जानते हैं, तो आपने पढ़ा है, पोजीशन ऑफ mth ब्राइट फ्रिंज, तो आप जानते हैं ना क्या होता है। xm कैन बी रिटन एज m लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो ये क्या पोजीशन ऑफ एम ब्राइट फ्रिंज, ये करता दोनों का फ्रिंज कोइंसाइड करता ब्राइट फ्रिंज। तो आपने क्या लिखा, xm ये कोइंसाइड करना चाहिए m लैम्डा 1, ये m1, और ये कितना हो गया कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और ये कितना हो जाएगा दूसरे का m2 लैम्डा 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल। कैपिटल डी इज द सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, एंड स्मॉल डी क्या है, इट इज द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स। आपने यहाँ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, याद करिए। ये था, ये दो सोर्सेस थे, ये आपका स्क्रीन था, ये दोनों मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस थे S1 एंड S2, और ये लाइट जाती थी ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होता था। अगर आप ध्यान दें तो ये सेंट्रल मैक्सिमा है एंड दीज आर द सब्सिडी मैक्सिमा। सबका हाइट क्या होता था, सेम होता था। ठीक, तो आप इससे निकाल सकते हैं क्या, यू कैन राइट, अगर आप देखें तो डी डी से कट गया और ये स्मॉल डी से कट गया, तो m1 बाई m2 क्या हो जाएगा, m1 बाई m2 हो जाएगा आपका लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। लैम्डा 2 इज व्हाट हियर, इट इज द 650 नैनोमीटर, ये 450 नैनोमीटर। ठीक है, इसको काटिए, मतलब m2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, m2 की करस्पॉन्डिंग 9 होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, m2 की करस्पॉन्डिंग 9 होगी। तो आप क्या है, सिंपल, अगर ये पोजीशन ऑफ एमएच ब्राइट फ्रिंज दिया, इसी तरह पोजीशन ऑफ एमएच डार्क फ्रिंज भी दे सकता है ना, तो आप उसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो इंक्लाइन प्लेन है, दोनों का एंगल अलग, दोनों का हाइट अलग अलग है। मान लीजिए θ1 बना रहा है, ये θ2 बना रहा है। एक से नीचे से सॉलिड स्फीयर ऊपर फेंका गया, दूसरे से हॉलो सिलेंडर फेंका गया। तो बोल रहा दोनों का हाइट का रेशियो क्या होगा। ये बताइए, अगर ये रोटेशन का प्रॉब्लम, अगर ये सिलेंडर या हॉलो सॉलिड सिलेंडर स्फीयर या हॉलो सिलेंडर ऊपर जा रहे हैं, इसमें क्या होगा, रोटेशनल मोशन होगा और ट्रांसलेशनल मोशन होगा। तो ये बताइए, आप जानते हैं, पहला ले लो, पहला हमने किसका लिखा, सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर। वेलोसिटी दोनों की सेम, इसकी भी वेलोसिटी v है, इसकी भी वेलोसिटी v है, मास भी सेम है इन दोनों का। तो ये बताइए, इतना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा सिंपल। इसको हमने मान लिए ए बोला, इसको हमने बी बोला, इसको हमने सी बोला, इसको हमने क्या बोल दिया, डी बोल दिया। तो आपने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए,
should be equals to kinetic energy at B plus potential energy at B। ये बताइए यहाँ काइनेटिक एनर्जी में क्या है? यहाँ तो सिंपल है, एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ mv स्क्वायर, और दूसरा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गया, जैसे वेलोसिटी जीरो हो गई, इसके पास क्या बचा? खाली पोटेंशियल एनर्जी बचा। यहाँ नीचे पोटेंशियल एनर्जी क्या था? जीरो। लेकिन यहाँ पहुंचा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी टोटल जीरो हो गई, ये हो गया mgh। ठीक, ये बताइए ये है क्या? सॉलिड स्फीयर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होता है? I इक्वल्स टू 2/5 m इंटू r। और आप ये भी जानते हैं v इक्वल्स टू r ओमेगा होता है, ओमेगा हो गया v/r। हुआ कि नहीं? जरा वैल्यू पुट करिए, आप चेक करिए। आपने यहां लिखा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ, ये हो गया 2/5 mr स्क्वायर, और यहां क्या हो गया? ओमेगा हो गया v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? आपका क्या हो गया? ये हो गया 2/5 प्लस 1/5 mv स्क्वायर, ये हो गया mgh। तो कितना होगा ये? अगर इसको 10 ले लें, 7/5 mv स्क्वायर इक्वल टू mgh1। हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरह दूसरे का लीजिए, किसके लिए? फॉर हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर नॉट स्फीयर। अब बच्चों ने सिलेंडर बताया कि स्फीयर बताया, हमको तो सिलेंडर कुछ लोगों ने बताया कि हम इसको सिलेंडर ले लें। हॉलो सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये आप जानते हैं क्या होता है? इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m इंटू r होता है। फिर यहाँ वही होगा, टोटल एनर्जी एट c वुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट d। आपने क्या लिखा? टोटल एनर्जी E, हम तो सीधे लिख देते E एट c शुड बी इक्वल टू E एट d। आप ये बताइए एनर्जी नीचे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, एक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन हाफ mv स्क्वायर, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ भी तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ओमेगा, और ये क्या हो गया? इक्वल्स टू जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो बॉडी रेस्ट में आ गई, तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो बचा क्या? ओनली पोटेंशियल एनर्जी m। आपने भी लिखा v इक्वल टू r ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू v/r। तो यहाँ क्या बचा? हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i की जगह आपको बचा mr स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा? v स्क्वायर बाई r स्क्वायर इक्वल टू mgh2। हुआ कि नहीं हुआ? और आप इसको देख सकते हैं, ये आर स्क्वायर इससे कट गया, तो बचा क्या? सिंपल आपको क्या क्या मिला? आपको मिला mv स्क्वायर इक्वल टू mgh2। हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर आप इसको निकाल लें सिंपल, तो आपको क्या मिल गया? जल्दी बोलिए। h2/h1 क्या मिलेगा? या h1/h2 क्या मिला? लेकिन इसको आप सीधा भी कर सकते हैं, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप जारी देखिए, आपने पढ़ा हुआ है, सीधे सीधे हम करते हैं, तभी आप वही आंसर पाएंगे। कैसे? टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल एनर्जी। आपने लिखा पहला mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर k स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस। याद करिए, याद आ रहा है मेरा? अगर आप इसको करें
mgh1 हाफ mv स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर या 2/5 r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस 1। ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 2/5 हो गया, तो 7/5 हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया हाफ mv स्क्वायर 7/5। सोचिए दूसरा mgh2 होगा, जल्दी बोलिए mgh2 क्या आ जाएगा उसका हाफ mv स्क्वायर। काइंडली क्या रेडियस ऑफ जनरेशन क्या होता है हॉलो सिलेंडर का, आर के स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर ये हो गया आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया हाफ mv स्क्वायर इंटू 2 एंड ऑन डिवाइडिंग बोथ ऑफ देम यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो ये आपका, अगर आपको फॉर्मूला याद आप सीधे कर सकते हैं, फॉर्मूला नहीं याद आप उसको डिराइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, दोनों तरीके आपके पास है, बट द बेस्ट वे इज you should use the direct formula because you have less time। आपके पास इतना समय नहीं कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव करें, आपको ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले याद रहने चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से कर। हाँ ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें कहता ए बॉडी starts from rest, कहता है बॉडी रेस्ट स्टार्ट करती है एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट varies linearly with time। ये बताओ इसमें करता फोर्स टाइम के साथ लिनियरली वैरी करता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, आपने क्या लिखा f इज प्रोपोर्शनल टू क्या है टाइम, हमने लिखा f क्या हो गया कांस्टेंट k है kt, और हमको ये भी मालूम है f इक्वल टू क्या होता है ma भी होता है, इट कैन बी kt, a कैन बी रिटन एज kt बाई m या k बाई m, क्या हो गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इसमें क्या है, यहाँ तो ये कांस्टेंट यहाँ ये डिक्रीज कराए, क्या हो जाएगा दिस ऑप्शन इज करेक्ट हियर, a इज इंक्रीजिंग विद टाइम, क्या हो गया देयर इज द डायरेक्ट एक्सेलरेशन। जिस तरह फोर्स और टाइम में डायरेक्ट रिलेशन है उसी तरह एक्सेलरेशन और टाइम में भी सीधे रिश्ते। तो सो सिंपल क्वेश्चन था, हमको नहीं लगता यू हैव एनी। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 5 आइडेंटिकल कन्वेक्स लेंस एंड दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, देखो कंबाइन की हैं पांचों लेंस। क्या हमने कहा आइडेंटिकल है तो सबका फोकल लेंथ क्या है सेम है, ऐसे ऐसे 5 लेंस है। ठीक, इनका कंबाइंड पावर बोलता है कितना है 25 डायोप्टर, मतलब 5 लेंस का पावर अगर 25 डायोप्टर, एक का पावर कितना होगा 25/5। आप ये भी जानते हैं फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ पावर। याद रखिए इन मीटर या रेसिप्रोकल ऑफ पावर। आपने क्या लिखा पावर कितना 1/5, ये हो गया फॉर 5, लेकिन आप इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/5 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया क्या 100/5 एंड 5 2 जा 10, ये कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। सो आंसर सी इज करेक्ट। तो कितना आसान है, अरे पांचों कंबाइन कर दिया, पांचों का पावर दिया हुआ, तो 5 का पावर 25 है तो 1 का पावर 5 हो गया। और आप जानते हैं फोकल लेंथ और पावर में क्या रिलेशन, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर।
पावर दिया हुआ था, हम फोकल लेंथ उससे नहीं निकाल लिए, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ ये देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, सर्किट में 2 डायोड लगे हैं और 3 रेजिस्टेंस लगे हैं। कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या कहता है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपने बायसिंग पढ़ी होगी, क्या बायसिंग में, when positive terminal of cell is connected to p type semiconductor and negative terminal of cell is connected to n type semiconductor, then it is said to be forward bias. Similarly, when positive terminal of cell is connected to n type semiconductor and negative terminal of cell is connected to p type semiconductor, तो क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। जब फॉरवर्ड बायस होता है तो डिप्लीशन रीजन थिन होता है और पोटेंशियल बैरियर भी स्मॉल होता है, मतलब रेजिस्टेंस लो होता है, करंट आसानी से फ्लो करता है। लेकिन जब रिवर्स बायस होता है तो डिप्लीशन रीजन क्या होता है, थिक होता है, पोटेंशियल बैरियर ज्यादा होता है, इसलिए वहां करंट आसानी से फ्लो नहीं कर पाता है। हम इन जनरल करते हैं, उसके थ्रू करंट क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए इस डायोड को मान लीजिए, इसको हमने D1 कहा, इसको हमने D2 कहा। -8 इज हायर देन -10, मतलब ये क्या हो गया, हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। दिस हायर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू पी टाइप एंड लोअर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू एन टाइप, सो इट इज क्या हो गया, ये आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, एंड इट विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। बट व्हाट अबाउट दिस, हायर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू एन टाइप एंड लोअर पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू पी टाइप, सो क्या हो गया बेटा, ये रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता, इसलिए आप ये कर सकते हैं क्या है, इससे कोई करंट नहीं फ्लो करता, मतलब सर्किट ओपन हो गई। तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहा। यही 2 पैरेलल रेजिस्टेंस बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं। और आप जानते हैं रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या है, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, इसी हम R इक्विवेलेंट बोल रहे हैं यहाँ पे हमारे लिए। तो कितना है, 15 into 30 45। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, सो इट कंडक्ट। रिवर्स बायस में करंट बहुत, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, सो डायोड डू नॉट कंडक्ट। ठीक, हाँ देखिए क्वेश्चन है, वेक्टर से रिलेटेड है, सिंपल। अगर आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, देयर इज नो ट्रबल। कहता है द मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मॉड ऑफ वेक्टर बी एंड रिजल्टेंट बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू द वेक्टर हैविंग हायर मैग्नीट्यूड, मतलब ए के बराबर है। तो कहता है जो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन cos इनवर्स x में x की क्या वैल्यू होगी, ये आपको निकालना है। ये बताइए, आपको तो मालूम है अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या हमने कहा, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आप यहां लिख सकते हैं क्या, a को अगर हम b को अगर हम x बोल दें, b को हमने अगर क्या बोला x, तो a कितना होगा, इसे देख के बोलिए a विल बी 3x और रिजल्टेंट जो है a के बराबर है, सो वेक्टर r भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x। तो ये बताइए, आप लिख सकते हैं, आपने लिखा गया r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ठीक। आपने क्या लिखा, ये आपने लिखा 3x का स्क्वायर इक्वल टू a कितना है 3x, 3x का स्क्वायर, b कितना है x, x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3x cos थीटा होगा। जरा आप देखते चलिए, 3x का स्क्वायर ये हो गया 9x स्क्वायर हुआ,
ये भी हो गया 9x स्क्वायर, x स्क्वायर, 2 3 जा 6x स्क्वायर। ये तो इससे कट गया, कटा कि नहीं कटा? तो आपने लिखा क्या, 6x स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इससे कट गया, तो cos थीटा कितना हो गया, -1/6, या माइनस लगा लीजिए। थीटा कितना हो गया, थीटा कैन बी रिटन एज cos इनवर्स -1/6। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो सिंपल है, अगर आपको वेक्टर एडिशन आ रहा है, यू डोंट हैव एनी ट्रबल, यू कैन आल्सो कैलकुलेट कैसे, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, ये आसान क्वेश्चन रहा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है when 3 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए स्प्रिंग, इसका लेंथ कितना हो जाता है a। जब उसी स्प्रिंग पे 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका लेंथ कितना होता है b। ठीक, लेंथ है, चेंज इन लेंथ में याद रखिए, लेंथ और चेंज इन लेंथ में बहुत अंतर। जब हम f इक्वल्स टू माइनस के एक्स करते थे, एक्स लेंथ नहीं होता, ये होता चेंज इन लेंथ। इसको याद रखिए, क्या होता है, इट इज द चेंज इन लेंथ। समझ रहे हैं? लेकिन जितने भी स्प्रिंग होते हैं सबका अपना नेचुरल लेंथ होता है ना। मान लीजिए आपने स्प्रिंग ये लगाया, स्प्रिंग है, इसका नेचुरल लेंथ एल। ठीक, अब आपने क्या किया, एक फोर्स लगाया, कितने का, 3 न्यूटन का। अब इसका नया लेंथ क्या हो गया, ए हो गया। तो चेंज इन लेंथ होगा क्या, चेंज लेंथ ए होगा a माइनस बी। तो आपने क्या लिखा, चेंज इन लेंथ। इस केस में क्या होगा, इसमें आपने चेंज इन लेंथ, हमने क्या कहा, चेंज इन लेंथ और लेंथ में फर्क है। जब हम f इक्वल टू माइनस के एक्स लेते हैं तो वहां क्या लेते हैं, वहां हम चेंज इन लेंथ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा f, आप फॉर्मूला भी लिखे f इक्वल टू माइनस के एक्स। तो हमने लिखा f कितना, पहला 3 न्यूटन। स्प्रिंग सेम है तो स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट तो सेम ही होगा। चेंज कितना हुआ, लेंथ इसकी a हुई, नेचुरल लेंथ ln थी, तो क्या हो गया, a माइनस l। ये क्या है, दिस इज द, ये x है, इतना ये x है, याद रखिएगा, चेंज इन लेंथ ये। फिर दूसरे कंडीशन क्या बोलता है, व्हेन फोर्स बिकम्स 2 न्यूटन माइनस के। अब क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो गया इसके हिसाब से, जब आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया तो लेंथ कितना हो गया इसका, इसका लेंथ हो गया b। ठीक, तो क्या आ जाएगा, b माइनस ln, ये चेंज इन लेंथ होगा ना। अब जरा दोनों को डिवाइड करो तो 3/2, के से कट गया, तो इधर क्या बचा, a माइनस ln नेचुरल लेंथ डिवाइडेड बाई b माइनस नेचुरल लेंथ हुआ कि नहीं हुआ। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, 3b माइनस 3ln इक्वल्स टू 2a माइनस 2। तो ए बी को एक साइड करो तो इट इज 3b माइनस 2a, और ये क्या हो गया, 3ln माइनस 2ln, और ये आ गया ln। याद रखिए, जब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होती है तो उस पे फोर्स या टेंशन क्या होगा, जीरो। क्या आपने कहा, जो उस पे फोर्स या टेंशन लग रहा है क्या, क्योंकि इट इज इन नेचुरल स्टेट, वहां कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन आसान रहा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा है। कहता है एन इनफाइनाइट चार्ज शीट इन XY प्लेन
हैज द सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। एक इनफाइनाइट लाइन शीट है, वो एक्स वाई प्लेन में है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। कहता है एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर, जरूरी नहीं है, यूनिट में ही है, एट ए डिस्टेंस z इक्वल टू 4, मतलब z एक्सिस पे 4 मीटर वो है, ठीक। पैरेलल टू y एक्सिस, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0 0 2 ड्यू टू होम, ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज एंड लाइन चार्ज। ये बताइए, अगर आप एक्सिस बनाएं तो आपने इसको कहा एक्स एक्सिस, इसको बोला वाई एक्सिस, और इसको क्या बोला जेड एक्सिस। थोड़ा इसको ज्यादा टिल्ट कर दिए हैं, इसकी टिल्टिंग थोड़ा कम कर दिया जाए। हमने क्या कहा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये बताइए हमारा जो सीट ऑफ चार्ज है कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में। कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में। ये हमारा सीट ऑफ चार्ज है, ये 0 0 है, ठीक। और एक लाइन चार्ज जिसका, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, इसका प्लस सिग्मा, और एक लाइन चार्ज जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है, वो यहाँ पर कहाँ है, 0 0 4। कहता हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इन दोनों का रेशियो बताइए कहाँ, एट 0 0। ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज तो ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट तो ये हो जाएगा, ठीक। लैम्डा और सिग्मा का रेशियो रिलेशन भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, सिग्मा गिवन है, सिग्मा इक्वल्स टू। तो आप ये बताइए, ये चीजें आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है, नहीं होता। और सिग्मा यहाँ क्या है, सिग्मा इक्वल टू 2 लैम्डा है, सो यू कैन राइट 2 लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया लैम्डा बाई, हुआ कि नहीं हुआ, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट आपका निकल गया लैम्डा बाई। ये भी आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन क्या होता है, जल्दी बोलिए, ई लैम्डा, ई एल जो होता है 2k लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट, 2k लैम्डा बाई आर होता है, नहीं होता। अरे आप ये जानते हैं कि नहीं जानते, ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, लाइन लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऊपर नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 हो गया, तो आपने क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किया हो गया, तो आपने क्या लिखा, 2k लैम्डा बाई आर, यही तो हमने यूज किया है। तो आप ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज क्या हो गया, 2k लैम्डा बाई आर। जरा दोनों का रेशियो ले लीजिए, लैम्डा लैम्डा कट गया तो बचा क्या, यहाँ बचा आपका, ये ऊपर आ गया तो ये हो गया r डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। r क्या है, डिस्टेंस यहाँ से 2 मीटर है, तो ये कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ गया 1 बाई एप्सिलॉन। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था लेकिन आसान था, अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है जो भी अप्रैल सेशन में आया है। क्या कहता है, E इक्वल टू 40 sin t z बाई c, मतलब वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग आई कैप एक्स एक्सिस। पूछता कैलकुलेट भी। ये बताइए, आप जानते हैं E इक्वल्स टू सी बी, या E नॉट कैन बी रिटर्न एज सी बी नॉट, और आप ये निकाल सकते हैं बी नॉट कितना हो जाएगा, E नॉट बाई सी, और ई नॉट यहाँ क्या है, ये देखिए क्या है, दिस इज ई नॉट, तो आपने इसको लिख दिया क्या,
40/, ठीक। अब बताइए, आपको बेसिक चीज मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द वन इन विच इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑल द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मान लीजिए ये हमारा ई हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। हुआ, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज क्या हमने कहा, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये बताइए, अगर आप देखें तो आप लिख सकते हैं सी कैन बी रिटन एज, यूनिट वेक्टर सी कैन बी रिटन एज क्या, यूनिट वेक्टर ई क्रॉस यूनिट वेक्टर बी। क्योंकि आप जानते हैं, जरा याद रखिए, आई कैप इंटू जे कैप कितना होगा, के कैप, के कैप इंटू और जे कैप इंटू के कैप कितना होगा, आई कैप। हमने क्या लिखा, ई क्रॉस बी हमारा कितना हो गया, सी हो गया, ठीक। और ई किधर है, ई इज अलोंग वाई एक्सिस, आई एक्सिस, बी इज अलोंग जे एक्सिस, तो आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, के कैप। मतलब हमारा जो लाइट ट्रेवल कर रहा है उधर चल रहा है, जेड एक्सिस डायरेक्शन। तो आप लिख सकते हैं, इक्वेशन बनाइए, बी कैन बी रिटन एज बी नॉट साइन टी माइनस, दिस इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, तो क्या हो गया, जेड बाई सी। क्या हो गया, जेड बाई सी। और बी नॉट क्या हो गया बेटा, बी नॉट अभी आप यहाँ कैलकुलेट किए थे, कहाँ कैलकुलेट किए थे, ये था, ये हो गया 40/c साइन टी माइनस जेड बाई सी। याद है ना, आप याद करिए, देखिए आई क्रॉस जे क्या होता है, के क्रॉस या जे क्रॉस के क्या होगा, आई, के क्रॉस आई क्या होगा, जल्दी बोलिए, जे। तो सिंपल तरीका, या जे क्रॉस आई क्या होगा, जल्दी बोलिए, ये होगा माइनस के, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होगा, आई क्रॉस जे होगा के, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के क्या होगा, आई। हमने क्या लिखा, ऑल एंटी क्लॉक वाइज एंगल क्या होता है आप जानते हैं पॉजिटिव, लेकिन जब आप क्लॉक वाइज चलते हैं निगेटिव होता है। जैसे आपने लिखा जे क्रॉस आई आ गया माइनस के, हो गया कि नहीं गया। तो आपने इसको वेक्टर में पढ़ा हुआ, इसमें आपको कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, इट इज सो इजी। हाँ, ये देखिए, एक प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ दिया है, इसमें 3 डेंसिटी दी हुई है, एक रो1 है, दूसरा रो2, तीसरा रो3, ठीक। कहता रो1 इज ग्रेटर देन रो, दूसरा कहता रो2 इज लेस देन रो3, कहता रो3 इज ग्रेटर देन रो1, और ये चौथा कहता रो1 इज लेस देन रो2 इक्वल्स टू रो3। तो ये बताइए, हमको पीटी ग्राफ पहले उसका इक्वेशन लाना पड़ेगा। आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ 1 मोल, पीवी कितना होता है, एनआर होता है, पीवी मास, नंबर ऑफ मोल क्या है, मास बाय मॉलिक्यूलर मास, आर इंटू, हुआ नहीं हुआ, बोलिए। और आप इसको लिख सकते हैं, पी कैन बी रिटन एज m by v r by mt। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। सो यू कैन राइट p कैन बी रिटन एज रो r by m into t। तो आप pt का ग्राफ बना रहे हैं, तो p by t कैन बी रिटन एज रो, मतलब आप ये देखिए, r कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, और रो किसके प्रोपोर्शनल है, और रो इज प्रोपोर्शनल टू, ये किसका, p बाई t का स्लोप है। और रो रियल में है क्या, ये प्रेशर और टेम्परेचर का स्लोप है। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसका स्लोप कम होगा उसकी डेंसिटी
कम होगी, मतलब किसका स्लोप ज्यादा है, पहले रो 1 का है, उसके बाद रो 2 का लास्ट मिलता है, रो 3 का है, मतलब यू कैन राइट रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2 इज ग्रेटर देन, कौन सा आंसर सही होगा, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये दिया है, सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब आप इसे कैलकुलेट